नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला आप लोगों के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 10th का एग्जामिनेशन 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उन सभी छात्रों के लिए मैथ्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ताकि बच्चे को जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो। इस उद्देश्य से हमने आज पहला टॉपिक वास्तविक संख्या लिया है, जिसमें आप लोगों को वास्तविक संख्या से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ तर्क बताएंगे और उस तर्क के आधार पर वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक साल वास्तविक संख्या से जुड़े हुए लगभग 15 से 20 नंबर्स का क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10th में दिए जाते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स में। तो आप सारे बच्चों को बताना चाहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए आज आप लोगों के बीच हम रियल नंबर को लेकर के आए हैं, जिसमें आप सारे बच्चों को मैं रियल नंबर से जुड़ा हुआ कुछ बातें बता देना चाहते हैं। तो रियल नंबर जो है मैथ्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नंबर से ही पता चलता है कि मैथ्स का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो नंबर होता है। नंबर को हम मैथ का लिपि कह सकते हैं, चाहे मैथ्स का अल्फाबेट कह सकते हैं। तो मैथ्स में जो रियल नंबर है, रियल नंबर का अर्थ क्या हुआ? वास्तविक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या का प्रयोग हम मैथ में नहीं करते हैं। काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पना मात्र होते हैं। जैसे कि हर एक इंसान कल्पना करता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो कल्पना करना तो बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि आप कल्पना कीजिए कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम अपने देश को इस मोड़ पर ले जाएंगे, हमारा देश का नागरिक इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ये एक अपने जगह पर कल्पना होता है। तो काल्पनिक संख्या का मैथ में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन होता है वास्तविक संख्या का। तो 10th के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि वास्तविक संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पर चाहे आप साफ सुथरा एक सरल भाषा में बोल सकते हैं बच्चों कि वास्तविक संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसका कैलकुलेशन यानी जिस आंकड़े का अध्ययन गणित के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की उत्पत्ति जो है ना, संख्या से हुआ है। संख्या क्या है? संख्या एक आंकड़ा है, संख्या एक डाटा है जिसके आधार पर मैथ के जो होते हैं कैलकुलेशन किए जाते हैं, मैथ में गणना किए जाते हैं। तो संख्या से ही वास्तविक संख्या की उत्पत्ति हुई है। तो आपको सबसे पहले हम संख्या के बारे में बताते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या एक अंदाज है, संख्या एक क्वांटिटी क्वालिटी को कहते हैं कि संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, संख्या से हम वस्तुओं का अंदाजा लगाते हैं। संख्या से हम क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप जितने भी घर के 5 परिवार है तो 5 क्या एक प्रकार का संख्या है। 5 मेंबर्स का एक परिवार है तो 5 एक संख्या है। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, मेरे हाथ में एक जो है मार्कर है, ये संख्या है। संख्या एक अंदाज है। संख्या से किसी भी वस्तु, किसी भी समूह का हम अंदाजा लगाते हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों को यह बता देना चाहता हूं कि संख्या के 2 प्रकार होते हैं। कोई पूछ देगा कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो संख्या के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। देखिए गौर से समझिए, संख्या के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक संख्या जो आप यहां देख रहे हैं, और दूसरा अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं जिस आंकड़ा का प्रयोग हम मैथ के अंतर्गत करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होता है, जैसे 7/0,
चाहे 5 बट्टा, चाहे x/0, ये एक काल्पनिक संख्या होता है। चाहे रूट के अंदर जब माइनस की संख्या -√2, ये एक काल्पनिक संख्या, इसका कोई मान नहीं होता है। इसे हम अवास्तविक संख्या भी, किसी भी संख्या के बट्टा के नीचे जब 0 आ जाए तो वो एक काल्पनिक संख्या के नाम से जाने जाते हैं। चाहे कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर रूट के अंदर हो, चाहे किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो वह एक काल्पनिक संख्या के श्रेणी में आता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये देखिए, वास्तविक संख्या, हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या। आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि 10th के एग्जामिनेशन में परिमेय और अपरिमेय संख्या से जुड़े हुए, 10th के एग्जामिनेशन में परिमेय और अपरिमेय संख्या से जुड़े हुए 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आना तय है। इसीलिए हम फिलहाल आपको वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव मटेरियल लेकर के आपके बीच आए हैं। तो आप सारे बच्चे सुनिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें आपको बता देना चाहते हैं, जिसमें p और q का मौसा 1 होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू, आपको बता देना चाहते हैं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q जो है ना 0 के बराबर नहीं हो उसे कहते हैं इज नॉट इक्वल टू। अगर बट्टा के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो यहां देखिए, अभी बताए हैं, बट्टा के नीचे 0 आने का मतलब है कि वह एक अवास्तविक संख्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होते हैं। तो फिर आप उसको परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि परिमेय संख्या में बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा 0 ऊपर होना चाहिए। 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कि बड़ा आराम से उत्तर दे सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/8, 2/3, चाहे जिस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल आप भी जानते 3 होता है। √8/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो √8 को तोड़िएगा तो √2 गुना 4 और दूना 8 कर दीजिए, अब बट्टा √2 है, तो 2 को 2 के बदला में 1 2 बाहर है, 1 √2 अंदर, अब बट्टा √2, तो √2 से √2 काट देंगे तो आपको बच जाएगा सीधा 2। यानी √8/√2 का कैलकुलेशन करने पर हम देखते हैं कि √8 को जब हम अभाज्य गुणनखंड में बांटते हैं 8 को, तो 2 गुने 2 गुने 2 प्राप्त होता है, और 2 2 के बदला में 1 2 रूट से बाहर आ जाता है, तो 1 2 बाहर आ गया, रूट अंदर, अब बट्टा के नीचे √2 है, ये है तो काट दिए, तो √8/√2 देखने में भले ही अपरिमेय संख्या के श्रेणी में है, लेकिन परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने पर रूट से ये मुक्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी कोई कोई ऑप्शन ऐसा डाल देता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, और सारा ऑप्शन अपरिमेय के श्रेणी में रहता है, तो वहां पे कैलकुलेशन वाला मंत्र आपका काम करेगा। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप सफल हो जाइएगा। अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं वो गौर से देखिए। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, √8, 1/√2, √2 + 5, 3 - √5 और पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। एक बात समझ लीजिए, जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं उसके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती क्या है, तो जैसे √2 का आप मान निकालिएगा ना, तो 1.414 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा,
√3 का मान अगर निकालिएगा तो 1.7325, ये कोई भी संख्या रिपीटेशन जो है लगातार नहीं होता है अशांत अनावर्ती में। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में देता है कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है और दशमलव के रूप में दे देगा। तो आगे हम इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या होते हैं। और अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या का हम अपरिमेय संख्या साबित करेंगे जिसका वर्गमूल दशमलव में अशांत अनावर्ती के रूप में प्राप्त हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए बुआ, अपरिमेय संख्या के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं, आगे है प्राकृत संख्या। अब सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगला है आपका प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गौर से सुनिए। अब आइए परिमेय अपरिमेय बताने के बाद आपको ले चलते प्राकृत संख्या की ओर। नेचुरल नंबर बहुत पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 को कहते हैं। और प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चाहे धनात्मक पूर्णांक भी 1 से शुरू होता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक या गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या हम 1 से शुरू करते हैं, इसलिए 1 2 3 4 जो है आपका प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गौर से सुनिए बुआ। पूर्ण संख्या कहते हैं 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या के आगे जब 0 लग जाए तो 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे अगर कभी पूछे कोई तो आप आसानी से 0 बता सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप अनंत बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी पूर्ण संख्या चाहे बड़ी प्राकृत संख्या का कोई लिमिट नहीं होता है। अब आइए, तो आप सारे स्टूडेंट गौर से सुनिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जितनी भी संख्या है चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जितनी भी संख्या है चाहे वो प्लस में इधर धनात्मक हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक, जितने भी संख्या को मैथ में देखते हैं, सीधा समझ लीजिए बुआ कि जितनी भी संख्या है उसको अगर आप मैथ में देखते हैं वो सभी संख्या जो है प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। एग्जाम में पूछ देता है क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं कि नहीं, तो ये बात हो जाएगा नहीं। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, बल्कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होते हैं। अब आइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ये बड़ा विचित्र है क्वेश्चन, बहुत पूछता है बुआ। भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, बुआ गौर से सुनिए, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप 4 को देख लीजिए, 4 क्या 2 से कटेगा, तो स्वयं 4, तो 4 से दुनिया का सारा संख्या स्वयं और एक से कटता है। स्वयं और एक से दुनिया का ऑल संख्या कटते हैं, ये याद रखिएगा। सभी संख्याएं स्वयं और एक से विभाजित होते हैं, लेकिन 4 जो है क्या है, स्वयं और एक के अलावा 2 से भी कटेगा। 6 क्या है, स्वयं और एक के अलावा 2 और 3 से भी कटेगा। 8 क्या है, स्वयं और एक के अलावा 2 और 4 से भी कटेगा। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा
किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 जो है दुइये से कटेगा या 1 से कटेगा, लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा कि निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो आप आसानी से 2 बता सकते हैं कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब आप लोग गौर से सुनिए, तो सम अभाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं, सम अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो ये 2 होता है। और अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ। 19 कभी भी कटेगा तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। अब अगला है, आप लोग गौर से देखिए बुआ, अगला क्या है, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। गौर से देखिए, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 प्राप्त हो, चाहे सीधे 2 संख्याओं का मौसा जब 1 प्राप्त हो तो उस 2 संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए सम संख्या यानी इवन नंबर और ओड नंबर, विषम संख्या। तो इवन नंबर और ओड नंबर जो है बुआ, आप लोग याद रखिएगा बाबू कि इवन नंबर और ओड नंबर बहुत आसान परिभाषा है आपका, जो है कि सम संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से कटे। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। चाहे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटे। अब बस दो चीज आपको और बता करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे आप लोग के बीच। वास्तविक संख्या में एक रोल है शांत दशमलव प्रसार का और एक रोल है अशांत दशमलव प्रसार का। तो शांत दशमलव प्रसार वैसे हम कहते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपके बीच एक रखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है 23/8, तो 23 में जब आप 8 से भाग दीजिएगा, 23 में जब आप 8 से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो देखिए दशमलव भाग देना है। 8 8 का 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया कितना, 13 में से 6 जाएगा तो 7। उसके बाद आइए दशमलव जब देंगे तो यहां पर जाएगा, दशमलव देने पर दशमलव के बदला में एक 0 देने का हक बनता है। उसके बाद आ जाए 8 8 64, 8 8 64 बच गया कितना 6। दशमलव के बदला में 0 जब देंगे तो 8 7 56, 8 7 56 आ कितना गया 4, 8 5 40। यानी कि आप जब 23 में 8 से जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है तो यह पूरा पूरी इसका शेषफल जब 0 8 5 40 करने पर यह पूरा पूरी कट जाता है। जब पूरा पूरी कट जाए तो दशमलव का जी यानी 23/8 का मान हमें प्राप्त होता है 2.875। यही शांत दशमलव प्रसार है। जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाता है और वो दशमलव बिंदु के बाद भी जाने पर उस परिमेय संख्या का शेषफल अगर 0 प्राप्त हो जाए तो दशमलव के इसी प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार हम लोग कहते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या के अंश में, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाए, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में उसके हर से भाग दिया जाए और वह दशमलव बिंदु के बाद भी जाने पर अगर वह पूरा पूरी विभाजित न हो
तो दशमलव के उस प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए 40 में हम भाग दे रहे हैं, 40 में हम भाग दे रहे हैं किससे, तो 9 से। तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, फिर 4 40 9 चौक 36, फिर 4 40 9 चौक 36, 4 40 9 चौक 36, इस तरह से कटता जा रहा है, लेकिन ये पूरी इसका शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव 2 तरह के होते हैं, आप सारे बच्चे गौर से सुन लीजिए। अशांत दशमलव 2 तरह के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या है और अशांत अनावर्ती क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। आप सारे बच्चे गौर से देखिए। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, गौर से सुनिए। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। अशांत दशमलव, थोड़ा राइटिंग बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है बउआ, बुरा नहीं मानिएगा। अशांत दशमलव के 2 प्रकार के हैं। पहला होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती कौन होते हैं, अशांत अनावर्ती क्या होते हैं? तो जितने भी परिमेय संख्या का आप दशमलव प्रसार निकालते हैं, जितने भी परिमेय संख्या का आप दशमलव प्रसार करते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, शांत भी प्राप्त होता है, हम अशांत वाला परिमेय संख्या का बात करते हैं। शांत भी प्राप्त होते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, और अशांत भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक निश्चित डिजिट तक जाने के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे कि मान के चलिए 1/7 को आप काट करके देखिए, तो 1 में 0 दे करके जब दशमलव देंगे, मने में भाग दीजिए, क्योंकि आप लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं, हर पन्ना के लिए रफ की जरूरत नहीं पड़ती है, मने में भाग दीजिए। 0 दे के दशमलव देंगे तो 1 पर 0 10, 7 1 7, फिर 3 30, 7 चौक 28, फिर 2 20, 7 दूना 14, फिर 6 7, 7 8 56, फिर 4 40, 7 पंचे 35, 5 50, 7 7 49, और उसके बाद फिर आ गया कितना, 1 10। यानी ये संख्या जो है बार बार रिपीट होगा। 1 में 7 से भाग देने पर 0.142857, फिर 142857, फिर 1428, ये सारे परिमेय संख्या के साथ यही कंडीशन है, जिसका अशांत अनावर्ती, अशांत दशमलव वाले का। लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो रिपीट नहीं करता है, याद रखिएगा। अपरिमेय, जितने भी अपरिमेय संख्या है, उस अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। जैसे √2 का दशमलव प्रसार 1.414, और आगे तक जाइएगा √3 का दशमलव प्रसार जैसे 1.414, ये बढ़ता चला जाता है, लेकिन रिपीटेशन इसके तरह परिमेय संख्या की तरह रिपीट नहीं करता है। जैसे √3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 1.73205, ये बार बार बढ़ता चला जाएगा। तो दशमलव के इस प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि √2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, और इनमें से कोई नहीं। तो जब ये √2 आएगा आपके सामने में, तो समझ जाइएगा कि √2 का तो वर्गमूल स्पष्ट निकलता नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। और वही 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आप सारे बच्चे, हम लोग चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की दौर में। ऑल स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में देखिए गौर से। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए आ गए। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोग का शुरू होगा। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, एकदम
आप लोग अपने कमर का बेल्ट बांध लीजिए बुआ, क्योंकि तापमान ना बदलने वाला है। गौर से सुन ऑल स्टूडेंट्स, अब देखिए मेन खेल अब शुरू होने वाला है। यहां से ऑब्जेक्टिव का दौर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या? कुछ देर पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में हम बताए थे। प्राकृत संख्या के बारे में कुछ देर पहले ही आप लोग को बताए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग को बोले थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? यहाँ देख लीजिए 1। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यही आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो आप नो डाउट आराम से टिक लगा दीजिए कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो 1 है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखते रहिए बुआ, आराम से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। निम्न में से कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो जो 0 से शुरू हो, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा 0। गौर से देखिए, आराम से देखिए, बड़ा मजा आने वाला है बुआ। उसके बाद अगला ये, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। हाँ ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आपको बता देना चाहते हैं कि यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था जिन्होंने एक फॉर्मूला मौसम पर कायम किया था, जिसको हम लोग A बराबर BQ प्लस R कहते हैं। ये A बराबर BQ प्लस R, ये यूक्लिड का दिया हुआ फॉर्मूला था, जहां 0 से बड़ा या बराबर होते हैं, 0 से बड़ा या बराबर होते हैं R, और R से बड़ा होता है B, याद रखिएगा। तो यूक्लिड ने ये फॉर्मूला दिया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। 1.1 का दूसर का क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। तो यहां कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 6q + 1। ये होगा आपका आंसर बुआ। गौर से देखिए, 6q + 1 या 6q + 3 ऑप्शन में रहता तो वो भी दे सकते थे, या 6q + 5 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 6q + 3 और 6q + 5 नहीं है, 6q + 1 है। तो इसका सही आंसर होगा 6q + 1। अब आइए अगला है, गौर से देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब अब आप लोग के बीच आने लगे हैं। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो देखिए निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? 33 तो 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, तो भाज्य है। 39 जो है 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये भी भाज्य है, ये क्या बोलेगा। 38 जो है 19 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये भी भाज्य है। अभाज्य कौन है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम लोग आप सारे बच्चों को बता देना चाहते हैं। अभाज्य संख्या में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 31 होगा, क्योंकि 31 जो है किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। तो 31 जो है अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं, आगे की ओर हम फिर बढ़ते हैं बुआ। गौर से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। अब आइए, निम्न में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या कहते हैं भाज्य संख्या को, और रूढ़ संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या को। रूढ़ और यौगिक याद रखिएगा। यौगिक मतलब मिश्रण। तो 11 में तो कोई मिश्रण नहीं है, 11 तो अपने से कटेगा। इसमें क्या मिश्रण है? 21 में मिश्रण है, 7 × 3 का मिश्रण है। 7 और 3 आपस में गुना किया है तब यौगिक बना है। आप लोग तत्व और यौगिक पढ़े हुईएगा साइंस में, उसी से जुड़ा हुआ कर रहा है। निम्न में से कौन यौगिक संख्या है? तो 21। अब आगे बढ़ते हैं बुआ। गौर से देखिए, बड़ा बेजोर क्वेश्चन सब आपके बीच आ रहा है। देखिए फिर वही बात आ गया कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो
आप लोग उदाहरण पढ़े होइएगा बीटीसी बुक से, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है। तो m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 4q+2। लास्ट में जब 2 4 6 8 रहे ना, सुन लीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 रहे 6 8 रहे, वो विषम कैसे होगा? वो तो सम होगा। सम का परिभाषा है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो। तो यहाँ 2 है तो ये विषम होने का सवाल ही नहीं है। 4 है तो विषम होने, हाँ 1 है, 4m+1, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा? 4m+1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए कैसे ऑब्जेक्टिव तुरंत हो जाता। फिर देखिए, यदि पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, देखिए सम पूर्णांक जो है जिसके अंत में 2 4 6 8 अथवा 0 रहे, तो सम पूर्णांक 2p+1 ये विषम है, सीधे p है। तो p एक पूर्णांक है, जब तक इसमें 2 से गुना नहीं होगा तो विषम पूर्णांक कैसे होगा? सो पहले बताइए, सम पूर्णांक यहां देखिए 2p, ये धनात्मक सम पूर्णांक है बुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहिए और देखिए मिनटों में आप लोग कैसे 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिएगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, देखिए कितना बढ़िया है, 15 तो 3 गुने 5 है, तो भाज्य है। 23 23 23 किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 23 को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 एक अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं बुआ। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं, याद रखिएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो 4 दूना 8 होगा, 8। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो 8 होगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुआ है। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। आगे देखिए बुआ, अगला है, फिर आ गया देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अगला है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन होगा? तो सम संख्या आपके सामने में जिसके अंत में 2 रहे, चाहे मान के चलिए 2 रहे, हाँ 2 रहे, तो 2 नहीं तो ये पूर्णांक है। तो जब कोई पूर्णांक m है तो उसका धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होगा। ये सम पूर्णांक 2m के रूप का होगा बुआ। अब गौर से देखिए, इसी तरीके से हम अभी ऑब्जेक्टिव के दौर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गौर से देखिए, अगला आ गया आपके सामने, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, घातांक मतलब पावर क्या है? देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा संख्या 2 से काटेंगे, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे, 3 दूना 6, 9 दूना 18, अब 3 से काटेंगे, 13 तिया 39, तो 2 गुने 2, 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो 2 पर पावर घातांक क्या है? 2 पर पावर 2 है, 2 आपका आंसर होगा। गौर से देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी पावर क्या होगा? तोड़िए, जैसे तोड़ना आप लोग को सिखाया है। 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से अगर हम 64 को काटेंगे तो 32 मरतबे,
फिर 2 से काटेंगे तो 16 मर्तबे, फिर 2 से काटेंगे तो 8 मर्तबे, फिर 2 से काटेंगे तो 4 मर्तबे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 मर्तबे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2⁻6 है। यानी कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो 6 होगा। 6 आप लोग गौर से सुनिए, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए बुआ, आगे हम फिर बढ़ते हैं, फिर आगे की दौर की ओर आते हैं, आगे की दौर की ओर आते हैं। गौर से सुनिए बुआ, इधर ध्यान दीजिए। देखिए बुआ, अब आगे इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या, ये सी को हटाइए, ये सी दे हटा दिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, गौर से देखिए, √125 का वर्गमूल होता है 5√2, 5 गुने 5 गुने 5। आप गौर से समझिए, √125 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, √125 को तोड़ेंगे तो 5√5 टूटेगा, ये अपरिमेय है। √5 भी अपरिमेय है, 1/√2 भी अपरिमेय है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, √3 गुने √3, ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया, प्लस नहीं होना चाहिए था, वहां गुना होना चाहिए था। √3 गुने √3, ये आपका परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गौर से समझिए आप सारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नेगेटिव वाला क्वेश्चन से सावधान रहिएगा, ये विद्यार्थी को सस्पेंस डाल देता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या बच्चा पढ़ता है, ए में टिक लगा देगा। ये नहीं होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, सो कह रहा है ये अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है मतलब कौन परिमेय है, सो आपको बताना है। तो निम्न में से मान लिया ये अपरिमेय है, क्योंकि 2 + √5, जब बीच में प्लस या माइनस रहे तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। जरूर √12/√3, यानी आप सारे बच्चे गौर से सुनिए, √12/√3 को तोड़िए। तो √12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 अब /√3, तो 2 के बदला में 1 2 बाहर, 1 2 √3 अंदर, /√3। √3 से √3 कट गया तो 2 आपका परिमेय संख्या। यही जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखने में सब अपरिमेय की तरह लग रहा है, कारण निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √3/√5 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय है। यानी √12/√3 को तोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है। √12 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12/√3, 2 के बदला में 1 2 बाहर, √3 से √3 कट गया तो 2, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आइए आगे फिर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या ये अपरिमेय है। जब ये √7 अपरिमेय आया तो 4 + √7 भी अपरिमेय होगा। 10 + √100, 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये परिमेय है। ये भी अपरिमेय है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये भी अपरिमेय है। कारण निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। गौर से देख लीजिए बुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आराम से देखिए कितना जल्दी जल्दी आराम से समझ। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, फिर वही बात आ गया नेगेटिव वाला। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो पाई तो अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2 ये अपरिमेय नहीं है। कहिए कैसे, तो 3√75 अब /√48, 48। अब 3 गुने √75 को तोड़ेंगे तो
3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 अब बट्टा रूट अंडर 48 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 3। अब आइए तो 3 गुने 2 को 5 कर ला, एगो 5 बाहर रूट 3 अंदर, अब फिर 2 को 4 कर ला, एगो 4 बाहर रूट 3 अंदर, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो 5 तिहाई 15/4। ये अपरिमेय नहीं है। अब गौर से सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? गौर से देखिए, ये परिमेय संख्या है क्योंकि 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 1.33 का मतलब हुआ 1.3 पर रैकरिंग। जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो, समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी परिमेय है। रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन 27 का वर्गमूल 3 रूट 3 होगा, ये अपरिमेय है क्योंकि रूट अंडर 9 बट्टा है 27, तो 9 का वर्गमूल 3 और 27 का वर्गमूल 3 रूट 3, तो 3 से 3 कट गया तो 1 बट्टा रूट 3। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आंसर सी होगा, 18 का सी आंसर होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 22/7 क्या है? तो परिमेय संख्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाइए। 22/7 पी बट्टा क्यू के रूप में है, इसीलिए ये परिमेय संख्या। 20वां नंबर में आइए। 20वां नंबर कहता है कि ए का मान है 2^3 गुने 3 गुने 5 और बी का मान है 2^4 गुने 5 गुने 7। तो इसका लॉसो क्या होगा? ए और बी का लॉसो क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लॉसो में हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए। 2^3 है, 2^4 है, तो 2^4 इसका हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू। 5 5 के बदला में एगो 5 ले लीजिए और उसके बाद बच गया 3 गुने 7, तो इसको भी काहे छोड़िएगा, 3 गुने 7 ले लीजिए। अब 2^4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, और गुने 5 और गुने 7 तिया 21, 16 पंचे 80 गुने 21, 0 के 0, 8 एकाई 8, 8 दूना 16, 1680। 1680 देखते हैं कहां पर है। 1680 हमको लग रहा है, हाँ या डी है, डी। इसका आंसर हुआ 1680 होगा। 1680 क्यों होगा? तो गौर से आप सारे बच्चे गौर से ध्यान दीजिए कि ए का मान है दिए हुआ है कि 2^3 गुने 3 गुने 5 और बी का मान है 2^4 गुने 5 गुने 7। तब लॉसो ए बी होगा, यानी ए और बी का लॉसो क्या होगा? तो 2^3 और 2 जब 4 हो तो हाईएस्ट वैल्यू को लॉसो में लिया जाता है, लोएस्ट वैल्यू को मौसो में लिया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका लॉसो हो जाएगा 2^4, 5 5 दोनों में है तो एगो 5, अब बच गया 3 गुने 7, तो 3 गुने 7। ऑल स्टूडेंट गौर से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? फिर आ गया, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो 1/144 ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 है, 144 का वर्गमूल 12, 1/√1/1/144, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, गौर से देखिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर हम बोआ बढ़ रहे हैं, गौर से समझिए। अगला क्वेश्चन है π/3। तो पाई जब अपरिमेय है ना, तो पाई के साथ कोनो रहेगा वो अपरिमेय होगा, याद रखिएगा। π/3 रहे, चाहे π/10 रहे, चाहे 2 पाई रहे, चाहे लाख पाई रहे, पाई अपरिमेय संख्या है तो उसका जो मान है वो भी अपरिमेय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ,
निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? निम्न में से याद देखिए √3 से √3 काट देंगे 2, इसका सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या, देखिए बहुत बार ये सब क्वेश्चन भी आई है जो बोर्ड मॉडल जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हम वहां से आप लोगों के बीच क्वेश्चन को छांट करके लाए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए ऑल स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बुआ देखिए गौर से, कह रहा है सरल रेखा ऑल स्टूडेंट गौर से सुनिए, सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर 4 से निरूपण की जाती है। सुनिए, सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर 4 से निरूपण की जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक दूसरे में लंबवत, एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के न तो समानांतर न लंबवत। निष्कर्ष के रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनिए पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन x बराबर -1 और y बराबर 4, x के जगह पर अगर आप -1 रखते हैं और y के जगह पर 4, यानी x के जगह पर -1 नीचे आ जाएगा -1 और y के जगह पर हम दे देते हैं, x के जगह पर -1 कर देते हैं। गौर से सुनिए, लंबवत में x के जगह पर -1 और y के जगह पर 4, तो -1 यहाँ हो जाएगा और y के जगह पर 4 यहाँ हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। चलिए वो आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिए, आगे की ओर हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? फिर उसी बात को दोहरा दिया कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है तो 64/81, 64 का वर्गमूल 88, 64 और 9 9 81, ये अपरिमेय नहीं है बल्कि ये परिमेय संख्या है। ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ऑल स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए गौर से समझिए, अगला क्वेश्चन है 2 तथा 2.5, पॉइंट है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होंगे। तो देखिए √11 का वर्गमूल होता है 3 पॉइंट कुछ, तो 2 और 2.5 के बीच नहीं आएगा, और जब 11 नहीं आएगा तो √, गौर से सुनिए, तो जब 11 नहीं आएगा तो √22 भी नहीं आएगा, 12 भी, √5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है √5, यानी 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √5 होंगे। गौर से सुनिए, √5 होंगे। अब सारे बच्चे ध्यान दीजिए और क्या कहते हैं, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए वो आप आगे देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। कह रहा है n एक प्राकृत संख्या है तो √n होगा। गौर से सुनिए, n एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि n एक प्राकृत संख्या है तो √n है। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि जब n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तब √n कभी प्राकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होंगे। गौर से देखिए, अगला है आगे की और अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है सो देखते हैं बुआ। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ऐसा नहीं है। कोई कोई दो जैसे √5 गुने √5 करेंगे तो परिमेय हो जाएगा, √3 गुने √3 अपरिमेय संख्या, उसका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा, हाँ ये ऑप्शन के साथ हम जाएंगे आप लोग के बीच कि एक परिमेय और एक अपरिमेय
का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। फिर नीचे करा, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता, ऐसा नहीं है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक, ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब आइए आगे की ओर हम अगला ऑब्जेक्टिव में बढ़ते हैं बुआ। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। प्राकृत संख्या ही नहीं, परिमेय संख्या तो करता ही है, एक अपरिमेय ऐसा नहीं है, एक वास्तविक संख्या जो है प्रदर्शित करता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? फिर वही बात आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका परिमेय है, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 और √25 का वर्गमूल 5। सी ऑप्शन इसका सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। अब आगे की ओर देखते हैं, गौर से देखिए। पहले निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय, ये हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं बुआ। √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का स्पष्ट वर्गमूल प्राप्त होता नहीं है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब गौर से देखिए, अब आगे के साथ बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होता है? इसका कोई गिनती है? दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत, अनंत होंगे, अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय है, क्योंकि √2 का वास्तविक मान नहीं निकलता है और अनंत तक दशमलव प्रसार होते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो √2 से √2 को काट देंगे तो 2 बच जाएगा, यही परिमेय संख्या है बुआ, याद रखिएगा। ये परिमेय संख्या बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय और अपरिमेय का योग रहे या अंतर रहे, उससे मतलब नहीं है। परिमेय और अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं बुआ, देखते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो √64 जोड़ 36, 100 का वर्गमूल 10, ए के साथ जाएंगे, ए के साथ, क्योंकि 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 25 25 50 का वर्गमूल होगा 5√2, ये नहीं होगा। 49 49 का वर्गमूल होगा 7√2, 36 36 का वर्गमूल होगा 6√2, ये तीनों अपरिमेय है। परिमेय संख्या यही है आपका। अगला देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? कितना बढ़िया, 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 4, ये होगा 27, सी के साथ जाएंगे। 37 में हम लोग सी के साथ जाएंगे। 38 में आइए, दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल a + b × a - b, या 3 + √5 और 3 - √5 है, और इसका गुणनफल क्या होगा? तो 3 + √3 √5 इंटू 3 - √5, तो a + b × a - b, a² - b², a² - b², स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 × 9 - 5 यानी 4 होगा, यानी परिमेय संख्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर कह रहा √12 का परिमेयीकरण, √12 का परिमेयीकरण क्या होगा? यानी √12 में कितना से गुना करेंगे कि इसके परिमेयीकरण में बदल जाएगा?
तो √3 से गुना करेंगे, ताकि √12 और √3, तो √36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। √3 इसका परिमेयीकरण होगा। ऑल स्टूडेंट गौर से सुनिए, √3 इसका परिमेयीकरण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अशून्य मतलब जो जीरो ना हो। अब देखिए यहां 41 नंबर है 3.2727, ये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हुआ 3.27 पर पावर रैंकिंग। सुनिए, जब 272727 बढ़ रहा है यानी ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि 2727 बढ़ते जा रहा है। और अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होते हैं। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होते हैं, याद रखिएगा। अशांत आवर्ती जो होते हैं ना, वो परिमेय संख्या होते हैं, याद रखिएगा बुआ। ये जो सामने देख रहे हैं 3.2727, यह एक अशांत आवर्ती है जो एक परिमेय संख्या है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 0.3222 को P/Q के रूप में जहां लिखा जा सकता है, कह रहा है क्या 0.3.222, इसमें एक चीज छूट चुका है, दू को डू कर दीजिए उसके बाद, तब इसका मतलब हो जाएगा 0.3 और 2 पर पावर रैंकिंग। बट्टा के नीचे एक पॉइंट हटेगा तो 2 अंक है तो 2 जीरो, रैंकिंग हटेगा तो -1, 3 पर रैंकिंग नहीं तो 3, और दशमलव के बाद 1 अंक पर रैंकिंग नहीं तो 1 जीरो। 32 में से 3 गया तो 29, और 100 में से 10 गया तो 90। 29/90 बी हो जाएगा आंसर। गौर से सुनिए, इसका आंसर बी हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 43, इसमें भी रैंकिंग छूटा हुआ है बुआ, रैंकिंग छूटा हुआ है। इसका रैंकिंग, इस पे ऊपर रैंकिंग होगा। चाहे रैंकिंग आप नहीं भी दीजिएगा तो शायद ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सही है। 1 मिनट बुआ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 23.43 का P/Q का रूप होगा। बट्टा के नीचे 1 दे दीजिए, पॉइंट हटेगा 2 अंक, 2343/100, ये है, ये बी आंसर होगा। 2343/100 इसका आंसर बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं बुआ। 44 में आइए। 10 15 दाही के 150, 15 दाही के 150 बराबर है, तो 150 का हम पहले तोड़ेंगे। 150 को तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 75 दूना 150, फिर 5 से तो 15 पचे 75, फिर 5 से तो 5 तिया 15, तो 2 गो 5 के बदला में 1 गो 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 दूना 6, 5√6 इसका मान होगा। इस दोनों को गुना करके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5√6 इसका वैल्यू आएगा बुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5√6। आगे की ओर बढ़ते हैं। बस अब कुछ ही क्वेश्चन बच चुके हैं, अब थोड़ा देर समय दीजिए। देखिए 0.494949 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये अशांत आवर्ती है, इसका यह एक परिमेय संख्या 0.494949 का मतलब हुआ 0.49 पर रैंकिंग। बट्टा के नीचे 1 पॉइंट हटेगा, 1 2 अंक है 2 जीरो, रैंकिंग हटेगा -1 जीरो, ऊपर नहीं भी घटाएंगे तो चलेगा। 49/99, 49/99 इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए गौर से देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं बुआ, फिर वही बात है 1 3 तो 13/99 इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन था,
18 तथा 72 का मौसा, अब HCF पर हम आ गए हैं। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? तो यहाँ पर कोई विधि का चर्चा तो नहीं कर रहा है। 18 चौक 72, 18 छत्तीस 18 तिरछा 18 चौक 72, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 से 72 4 मरतबे कट जाता है, 18 चौक 72। इसका मौसा सिंपल वे में 18 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी 62 से जुड़ा हुआ अब क्वेश्चन शुरू हो चुका है, गौर से देखिए। 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा? तो 12 को तोड़ेंगे तो गौर से सुनिए बुआ, 12 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिया 12, गौर से समझिए। 15 को तोड़ेंगे आसानी से, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 गुने 5। उसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने 7। तीनों में कॉमन क्या है? तो एगो 3 इसमें भी मिल रहा है, एगो 3 इसमें भी मिल रहा है, एगो 3 इसमें भी मिल रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन हो उसे मौसा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी मौसा लसे में चल रहे हैं। देखिए, यदि a और b अभाज्य संख्या हो, a और b अभाज्य संख्या हो, तो दो अभाज्य संख्या a और b का लौसा क्या होगा? लौसा पूछ रहा है। तो a और b अभाज्य संख्या हो तो उसका लौसा दोनों का गुणनफल होगा, लौसा गुणनफल होगा, और दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। यहाँ a के जगह पर 1 दे देता ऑप्शन तो ठीक रहता, लेकिन हमको लौसा निकालना है, तो लौसा a b होगा, और a और b अभाज्य संख्या होने पर उसका मौसा जो है ना 1 होंगे। अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, 200 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है, क्योंकि आप लोग को बताया है कि जो संख्याओं का मौसा जब 1 हो तो उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है। गौर से आगे की ओर, यदि P और Q अभाज्य संख्या हो तो इसका मौसा 1 होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होते हैं। P और Q अगर अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा 1 होगा। आपका आंसर सी, इसके साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 52 में, निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? अब गौर से देखिए, सअभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन है 14 और 35। मौसा इसका निकलेगा 7, 14 और 35, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। 18 और 25, 18 को तोड़ेंगे 3 तिहाई 9, दूना 18, अब 50 25, इसका मौसा 1 आ रहा है, यानी सअभाज्य संख्या 18 और 25 होगा। चलिए बुआ, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 18 और 25, क्योंकि इसका मौसा जो है 1 है। 13 52 का 13 होगा, 21 84 का 7 होगा। तो जिसका मौसा 1 प्राप्त होता है ना, उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। 53 में ये दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होते हैं, दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होते हैं, याद रखिएगा बुआ। दो लगातार संख्या, देखिए 45 और 60 का मौसा, 45 और 60 का मौसा पूछ रहा है क्या होगा? तो 45 और 60 का मौसा 45 में नहीं होता है ना, तो 60 से भागे विधि से मौसा निकाल देते हैं। 45 से कहा 45, आ गया 15, फिर 15 को घेरेंगे तो 45, तो 15 तिया 45, 45 और 60 का मौसा यहाँ हो गया 15, 15 इसका मौसा होगा। डी के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे बुआ। आगे देखते हैं द्विघात बहुपद, इसमें बहुपद का एक क्वेश्चन आ गया है। बहुपद हम खैर अगले क्लास में पढ़ाएंगे, अभी इस पे दिमाग नहीं दौड़ाना है हमारा। ये भी बहुपद का आ गया, नहीं बहुपद नहीं है, महत्तम समावर्तक मौसा। अब देखिए ये बहुपद का नहीं है। आप देखिए यहाँ 6x⁴, 6x⁴ y, अब 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। तो 6x⁴ गुण y है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, x⁴ x गुने x गुने x गुने x, 4 बार x, और 12 को तो 12xy है,
तो 12xy को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 गुने x गुने y। मौसा जो दोनों में कॉमन मिले तो गौर से सुनिए, 2 3 3 दोनों में मिल रहा, तो 3 दूना 6 और एगो x दोनों में मिल रहा, तो एगो x 6x इसका मौसा होगा। मौसा जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को मौसा कहते हैं। तो इसका 6x इसका मौसा होगा। 57 में आते हैं, दो लगातार सम संख्या है, लगातार संख्या रहता तो एक मौसा होता, और सम या विषम रहे तो उसका 2 मौसा होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होगा बुआ। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है 8670। 8670 है दो संख्या का गुणनफल। अब मौसा इसका 17 है, तो लौसा क्या होगा? तो आप लोग लौसा जानते हैं, एलसीएम बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल बट्टा मौसा। दो संख्या के गुणनफल में मौसा से भाग देंगे, 17 पचे 85, 1 17 1 17 0 510। डी के साथ जाएंगे, गौर से देखिए बुआ, डी के साथ हम आराम से जाएंगे। गौर से देखिए, डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 130 और 15। 130 और 15 का मौसा क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। 130 और 15 का मौसा क्या होगा वो बताना है। तो सबसे बढ़िया ये सब क्या देखोगे, 15 से हम आराम से 130 में पहले भागे दे देते हैं। आराम से देखिए, वैसे देखिए आपको दिए हुआ है 15 से भाग दे, 15 छक्के 90, 15 7 15 अट्ठे 120 होगा। आ गया 10, 5 होगा 5। देखिए 15 यहां उतार दिए, 10 इकाई 10, फिर 5 आया, 5 उतार के 5 10 यहां लिख दिए, 5 दूना 10, यानी इसका कट गया, यानी इसका मौसा 2 होगा। अब आइए 60 नंबर, गौर से देखिए, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो P पर पावर Q गुने Q और P स्क्वायर गुने Q का मौसा होगा। तो मौसा में लोएस्ट वैल्यू लेना है, P स्क्वायर Q, ये इसका मौसा होगा। लौसा में हाईएस्ट वैल्यू, अब मौसा में लोएस्ट वैल्यू, P स्क्वायर और P Q है, तो P स्क्वायर हम ले लेंगे, और Q दोनों में है तो एगो Q ले लेंगे। ए के साथ वो हम जाएंगे, कुछ नहीं है इस सब में। आराम से आप 5-6 को ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। गौर से देखिए, अब आइए यहां ध्यान दीजिए, गौर से समझिए। अगला क्वेश्चन है 62। गौर से सुनिए, अगला क्वेश्चन है 62। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए बराबर ए क्यूब 2 पर पावर 3 गुने 3, अब बी बराबर है 2 गुने 3 और सी बराबर इतना है। तो तीनों का लौसा अगर इतना हो तो एन का मान क्या होगा? लौसा दिए हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। एलसीएम दिए हुआ है तो एन का मान 2 पर पावर है 3 गुने 2, तो हाईएस्ट वैल्यू लेंगे 2 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर एन, 3 पर पावर एन और गुने 5 बराबर 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। आराम से हम क्या किए कि लौसा जो हमारा वास्तविक लौसा है वो निकाल दिए। 2 पर पावर 3 से 2 पर पावर 3, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो n बराबर हो गया आपका 2। n का वैल्यू क्या होगा? तो 2 होगा। गौर से देखिए बुआ, आप सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं, अब कुछ क्वेश्चन और बताना है, उसके बाद आपका द एंड हो जाएगा। कह रहा है क्या 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो 5, 15 और 20 का, 5 को हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और 20 को 2 गुने
2 गुने 4 अति 5 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 पंचे 20। तो इसका मौसो हो गया, मौसो हो जाएगा जो तीनों में कॉमन हो, 5 5 5 के बदला में एगो 5, और लौसो हो गया, लौसो 5 5 5 के बदला में एगो 5, और गुने 3 एगो 3 और 2 गो 2, 2 गो 2। अब आइए तो 5 या 15 दूना 30 दूना 60। अब मौसो और लौसो का अनुपात क्या होगा, तो 5/60, 5 एकाएं 5, 12 पंचे 60, 1:12। लौसो और मौसो का अनुपात पूछ रहा है, मौसो लौसो का निकाल दिया तो इसी को पलट देंगे, 12:1। डी के साथ हम लोग जाएंगे। हमने मौसो लौसो का अनुपात निकाल दिया था, क्वेश्चन पूछ रहा था लौसो और मौसो का अनुपात, तो उसी को पलट दिए हैं, आराम से आंसर निकल गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत जल्द, आप कहता है 2 संख्या a और 18 का लौसो 36 है और मौसो 2 है, तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, सो पूछ रहा है। पहली संख्या a और दूसरी संख्या 18 है, तो a पहली संख्या निकालना है, तो लौसो गुने मौसो बट्टा दूसरी संख्या। जब आपको पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, इसका लौसो और मौसो दिए हुआ है, तो a यानी पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या बराबर हो जाता है लौसो गुने मौसो बट्टा दूसरी संख्या। 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी इसका दूसरी संख्या हो जाएगा 4। अब आइए, ये तो आपको पहले भी बताए हैं, थोड़ी देर पहले बताए थे, 62 के आधार पर लौसो मौसो निकाल के उसका अनुपात निकाल लीजिएगा। अब यहां देखिए 65 और 117 का मौसो, 65m माइनस 117 है, तो m का मान क्या होगा, 65 को तोड़िए, सबसे पहले 65 को तोड़ते हैं तो 13 गुने 5, और 117 को तोड़ते हैं तो 13 नमा 117, 3 गुने 13, यानी कहने का मतलब हुआ 65m माइनस 117 का मौसो हमें 13 प्राप्त होता है। तो 65m बराबर हो जाएगा 13 और माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117, तो m बराबर, एक दोनों को जोड़ेंगे तो 130 और गुना में 65 है तो भागा में 65, आराम से काट देंगे, 65 दूना 70, 2 के साथ जाएंगे यानी बी के साथ जाएंगे बुआ, यानी बीबी के साथ जाएंगे। अब आगे देखिए बुआ, ऑल स्टूडेंट, ये लौसो मौसो का अनुपात आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि 2, 10 और 20 का लौसो निकाल लीजिए और मौसो निकाल लीजिए, और लौसो बट्टा मौसो कीजिएगा, आसानी से निकाल दीजिएगा। महत्तम समावर्तक पी क्यू का, लघुत्तम समावर्तक पी क्यू का बराबर हो जाएगा पी गुने क्यू के, क्योंकि 2 संख्याओं का मौसो गुने 2 संख्याओं का लौसो बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। P गुने Q के साथ जाएंगे बुआ, गौर से देखिए, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का मौसो गुने 2 संख्याओं का लौसो। अब आ गया यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम ने 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित किया था, तो मौसो को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने मौसो पर तर्क दिया था। अब आइए, यदि विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है और a के जगह पर 72 है, a कहते हैं जिसमें भाग देते हैं, और b का मान इसका दिए हुआ है पता नहीं है, q के जगह पर 8 है, तो b का मान क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a के जगह पर 72 है, b के जगह पर b है, q के जगह पर 8 है, r के जगह पर 0 है, तो 8 गुना 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो b का मान हो जाएगा 72, गुना में 8 है तो भागा में 8, 9 8 72, 9 में हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 है तो कोई विशेष बात नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, इसके साथ मेरा वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएगा। कहता है यदि भाग एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37 और b का मान 4 है, r का मान 1 है, तो q का मान क्या होगा, तो गौर से देखिए 37a है
और बी 4 है, तो 9 चौक 36। ऑटोमेटिक आर का वैल्यू 1 है, आर 1 है, तो क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान 9 होगा। इसी के साथ बुआ अब हमारा जो है ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का दौर समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सारे बच्चों को इसी तरीके से अभी पूरे एग्जाम्स भर हम ऑब्जेक्टिव पहले मटेरियल बना कर देंगे और उसके बाद लास्ट मैथ का मैराथन 15 तारीख के शाम में चलाएंगे, जिसमें पूरे मैथ का वीडियोज आपको देखने को मिलेगा, ताकि 16 तारीख के सुबह सुबह आप आसानी से एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक हाईएस्ट स्कोर उठा सके। बस इतना ही के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।